फॉरगेटिंग का मीनिंग क्या था? फॉरगेटिंग इज वन काइंड ऑफ इनएबिलिटी. दैट मीन्स मेमोराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन लर्न एनीथिंग. So memorization or memory is one kind of process by which we memorize new things or we learn new things by using our different types of mental processes. Forgetting is the opposite part of the memory, that is, in any situation if we cannot recall anything or we are not able to recall anything, कोई चीज़ को आपने रिकॉल नहीं कर पाया या कोई चीज़ आपने पढ़ लिया है बट उसको समझ नहीं पा रहे, देन उसको हम मेंशन करते हैं कि ये प्रोसेस होता है क्या कि लर्न टॉपिक्स को आप याद नहीं कर पा रहे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग. अभी फॉरगेटिंग के ड्रिवर ने ये कंसेप्ट बताया कि हम फॉरगेटिंग मीन्स होता है फेल्यूर एट एनी टाइम. कोई भी टाइम पे आप फेल्यूर हो सकते हैं. दैट मीन्स ये बात नहीं है कि आप हमेशा सक्सीड करेंगे हर एक चीज़ में एंड आप रिकॉल कर लेंगे हर एक चीज़ को. सो हम इंसान हैं, कभी भी हम भूल सकते हैं कोई चीज़ को. तो इस पॉइंट पे मेंशन किया गया कि फॉरगेटिंग मीन्स होता है कोई पीरियड में आप फेल्यूर हो गए एट एनी टाइम टू रिकॉल और रिकॉल एन एक्सपीरियंस और व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू. कोई चीज़ को आप याद करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्स में होता ना, बहुत टाइम आपने लर्न किया था एक चीज़ को बट जस्ट एग्जाम के पीरियड में आप भूल गए, तो ये भी वन काइंड ऑफ फॉरगेटिंग है. तो कोई भी एक्सपीरियंस को आप याद करना चाहते हैं या फिर और टू परफॉर्म एन एक्शन, कोई काम को करना चाहते हैं जो आपने पहले भी किया था बट आप भूल गए हैं कैसे करना है. तो ये कंसेप्ट को किसने बताया और ये किसका डेफिनेशन है? इट इज़ गिवन बाय और दैट इज इट वॉज गिवन बाय ड्रिवर. इट वॉज क्यों बोले? बिकॉज पहले हो चुका था, पहले इन्होंने दे दिया था. तो अभी के टाइम पे होता तो इट इज मैं मेंशन करती इट वॉज गिवन बाय ड्रिवर. सो अकॉर्डिंग टू ड्रिवर फॉरगेटिंग मीन्स फेल्यूर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट में आता है forgetting is the failure of individual to revive, और बोल सकते हैं यहाँ पे रिवाइव की जगह पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिट्राइव. रिट्राइव वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक रिसाइकल बिन में हम लोग कोई चीज़ को डिलीट कर दे उसके बाद वापस लेके आए रिस्टोर करे तो वो वर्ड को हम रिट्राइव बोल सकते हैं. वैसे यहाँ पे रिवाइव लिख सकते हैं, रिस्टोर लिख सकते हैं या फिर रिट्राइव लिख सकते हैं. ये तीन वर्ड के अंदर कोई भी एक लिख सकते हैं. मतलब फॉरगेटिंग होता है कोई चीज़ को आपने याद करने को चाहा बट आपके कॉन्शियस माइंड में आप वो याद नहीं कर पा रहे. कोई भी आइडिया हो या ग्रुप ऑफ आइडिया हो या फिर जेन्युइनली ना इसको याद करने के लिए स्टिमुली चाहिए. दैट मीन्स थोड़ा सा, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा हिंट दे दे मैं समझ लूँगी, ऐसे होता है ना. सो ओरिजिनल स्टिमुली से कुछ हेल्प चाहिए तब जाके आप बता पाएंगे. तो इसको किसने बताया था? भटिया ने बताया था. ठीक है, तो ये दोनों के अंदर एनी वन को आप मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ऐसे में फॉरगेटिंग बहुत कम आया है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बट ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ज़रूर आएगा. तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग. टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग में आप क्या मेंशन करेंगे? देखिए कौन सा पॉइंट आप लिखेंगे. टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग. फॉरगेटिंग में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अभी मैंने बोला था, बहुत फटाफट बोलती हूँ, नेचुरल एंड मॉर्बिड फॉरगेटिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग प्रोसेस और टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग. दैट इज फर्स्ट वन इज फॉरगेटिंग मे बी डिफाइंड एज नेचुरल बिकॉज सपोज नेचुरल को आप पैसिव बोल सकते हैं, पैसिव. ठीक है, तो पैसिव फॉरगेटिंग को क्या हम मेंशन करेंगे? With the lapse of time in a quite normal way without any intention of forgetting on the part of individual. इसे बोलते हैं natural. So lapse of time that is जैसे टाइम गुजर रहा है, वक्त जैसे गुजर रहा है उसके साथ quite normal thing होता है कि हम कोई इंटेंशन नहीं ले रहे हैं कि हम चीज़ को भूलेंगे नहीं. जैसे मैं तो बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, आप लोगों को कुछ सेंड करना रहता है, मैं कुछ टाइम के लिए भूल जाती हूँ, फिर कोई आप लोगों में से कोई रिकॉल कराता तो याद आता है. दैट मीन्स ये नहीं है जो ये परमानेंटली आपके माइंड से डिलीट हो गया. नेचुरल फॉरगेटिंग कैसा होता है ना, जस्ट लाइक
एक इंस्टिंक्ट के जैसे बार बार रिपीट हो सकता है, मीन्स आपके माइंड से डिलीटेड हो गया है बट नॉट परमानेंटली। बाई चांस कभी हुआ ना, वैसे ही सिचुएशन फिर से देख लिया, हाँ याद आ गया वापस से, तो ये हो गया नेचुरल। सो आपका कोई इंटेंशन नहीं है इसमें, फोर्सफुली आप भूलना नहीं चाहते हैं, टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्वाइट नॉर्मल वे से आप कुछ भी भूल गए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल और पैसिव फॉरगेटिंग। अगर नॉर्मल के बाद हम ऑपोजिट में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। तो मॉर्बिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, वन डेलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, कोशिश मीन्स बहुत ही फोर्सफुली वे से, हम एबनॉर्मल वे से कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को भूल जाए। तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना सबके लाइफ में, कोई एक बुरा चीज़ देख लिया हो, उस चीज़ को हमें फोर्सफुली भूलना है, वैसा टाइप का। वैसा होता है किसी का रिजल्ट ख़राब हो गया हो, घर पे डांट पड़ेगी, तो उस टाइम पे हमें भूलना पड़ता है वैसा सिचुएशंस को। तो वो सारी चीज़ होता है कि मॉर्बिड है। और एबनॉर्मल, या फिर किसी से हम लोग रिलेशन ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो वैसे चीज़ों में हम जब फोर्सफुली कोई चीज़ को भूलने को ट्राई करते हैं उसे हम मॉर्बिड या एबनॉर्मल बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, बहुत सारे कॉजेस हैं इसके। सो पहले तो कॉजेस आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें, वहाँ पे टाइम लैप्स हैं। ठीक है, टाइम लैप्स हैं क्योंकि टाइम की वजह से हम भूल जाते हैं, जैसे जैसे वक्त हो जाता है उस अकॉर्डिंग हम भूलते हैं। दैन इंटरेस्ट हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, जो जो ईजी चीज़ है मैं उसको मेंशन पहले कर रही हूँ। फेडिंग अप मेमोरी हो सकता है, दैट मीन्स जिस मेमोरी को आप क्या नहीं कर सकते, अगेन रिजॉल्व नहीं कर सकते या फिर उसे याद नहीं रख सकते, दैट इज कॉल्ड फेडिंग अप ऑफ मेमोरी। दैट मीन्स आपके माइंड में कुछ ना, जब आप मेमोराइज करते कोई चीज़ों को तब उसके ट्रेसेस पॉइंट रह जाते हैं, ट्रेसेस पॉइंट रह जाते हैं। ट्रेसेस मीन्स जस्ट लाइक, आप थिंक कर लीजिए, इमेजिन करिएगा आप सी बीच में गए हैं, सी के शोर लाइन में आप खड़े हैं, तो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत पानी आते रहती है, हाँ, तो वेव्स आते रहेंगे, तो उसके ऊपर से आप खाली पैरों में चल के गए, तो आपके पैरों के निशान तो रह जाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट्स। वैसे ही मेमोरीज जब होते हैं तो मेमोरी के इम्प्रिंट्स आपके माइंड में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेसेस एलिमेंट्स और ट्रेसेस मार्क्स। ठीक है, अभी इस ट्रेसेस को आप क्या करेंगे, दैट मीन्स उसी को आप रखते हैं संभाल के कि उसको हम क्या कर सके, मेमोराइज कर सके चीज़ों को या फिर याद रखें। बट अगर उसी को भूल गए तो वो चीज़ होता है कि हम लोग फेडिंग अप किया, दैट मीन्स उसके ऊपर पुराना हो गया चीज़, वो चीज़ सुनते सुनते अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉजेस देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम पॉइंट्स को लिखिएगा, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे चलेगा बट आपको लिखना है। अगर कहीं पे आप भूल जाते हैं देन आपको क्या करना है, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्पल्स लेंगे, बिकॉज मैं बहुत एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो उस एग्जाम्पल्स को आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो है मीनिंगलेस ऑफ कंटेंट, और मीनिंगलेस कंटेंट होगा, ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पे। सो होता है ना, सपोज ऐसा होता है कि आपको अगर कोई कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो कंसेप्ट को आप क्या करना चाहते हैं, आपके लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, कंसेप्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो मीनिंगलेस कंसेप्ट है, यूजलेस कंटेंट है, तो उसको हम भूल जाते हैं। सो कैसे भूलते हैं, तो पहले उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, मीनिंगफुल और यूजफुल कंटेंट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल we compare two things, that is a meaningless useless content with the meaningful and useful content. After that, whenever we provide some instructions to forget this meaningless content, we establish some relationship between the life and that meaningless content. ठीक है, हम कभी भी अगर कोई चीज़ को भूलते हैं अपने हिसाब से, क्यों भूलते हैं, बिकॉज उसके साथ हमारे लाइफ का कोई रिलेशन नहीं है या फिर एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पाया। बॉन्ड क्रिएट हुआ बट अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुआ, तो उसका इम्प्रिंट हमारे माइंड में रह के क्या करेगा, वो कंटेंट को हम याद रख के क्या करें, सो उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप जो क्रिएट हुआ ना,
उसमें वो कंटेंट फेल्यूर है, दैट मीन्स बहुत ही वीक बॉन्ड क्रिएट होगा या फिर टोटली एस्टैब्लिश ही नहीं होगा बॉन्ड रिलेशनशिप वाला। सो यहाँ पे टू थिंग्स आया, दैट इज फर्स्ट मैंने ये बोला कि दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट में से फर्स्ट हमने जाना है कि फर्स्ट तो मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल क्या होता है, या यूजलेस एंड यूजफुल क्या होता है। दो कंटेंट के अंदर आप जानेंगे कि उसके थ्रू आपकी मतलब लाइफ में क्या हेल्प मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसेप्ट को भूल जाते हैं। सपोज आपके बचपन में जो जो राइमिंग कंसेप्ट था उसमें से एक आध जो आपको बहुत फेवरेट है उसी को आप याद रखते हो, बाकी सबको आप भूल जाते हो बिकॉज वो उसका यूजफुल नहीं है कुछ भी। वही कंसेप्ट है, मीनिंगलेस जो भी हो गया कंटेंट उसको हम भूल जाते हैं। उसके बाद टाइम लैप्स, वी फॉरगेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेमोरी वीकेंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड फॉरगेटिंग स्ट्रेंथन। सो यहाँ पे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, दिस द टू पॉइंट और टू वर्ड्स opposite to each other. Okay, opposite to each other. Memorization is a process by which we recall everything, and forgetting is the inability by which we forget or we remove our content from the mind. So memory needs some time, memory needs some time and some way of exercising to recall everything, but forgetting doesn't need any type of exercise process or exercising. So with the time lapse, और हम लोग अगर बहुत सारा टाइम ले जाए, दैट मीन्स बहुत दिनों तक हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ा तो क्या होगा, भूल जाएंगे। सो विद द टाइम लैप्स वी फॉरगेट एवरीथिंग। सो फॉरगेटिंग प्रोसेस को हमने स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया, उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसलिए हम क्या किए, सारी चीज़ों को डिलीट कर दिए या मेमोरी से वो डिलीट हो गया। मेमोरी को हमने वीक कर दिया इसलिए वो वीकन हो गया। इतना ही मेंशन करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके बुक में। जस्ट लाइक कोई चीज़ को आपने 30 मिनट्स तक लर्न किया तो आपको इतना टाइम तक आप याद रखेंगे, 24 मिनट्स में उसका क्या होगा, 20 मिनट्स में क्या होगा, 10 मिनट्स में क्या होगा, फिर क्या। सपोज़ कल आपके साथ कोई चीज़ हो गया, इंसिडेंट्स आपने देख लिया या फिर आई विटनेस है आप कोई इंसिडेंट के, तो आज वो चीज़ आप भूल जाते हैं। सो वैसा चीज़ है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुली नहीं हुआ तो आप मेमोराइज नहीं कर सकते, उसको फॉरगेट कर देते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक्सरसाइज के ऊपर मैं बोल रही थी। सो एक्सरसाइज के ऊपर भी पॉइंट है, दैट इज फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। सो एक्सरसाइज बोल सकते हैं या फिर फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस बोल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया था अभी। दैट इज सो लॉन्ग द नॉलेज और एक्टिविटी इज नॉट रिपीटेडली एक्सरसाइज्ड, दैट मीन्स सपोज you have some knowledge about cooking, but by time goes or time lapse you forget to cook everything. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आपने उस चीज़ को रिपीटेडली नहीं किया। कब एक किया था, फिर आपने 10-15 साल छोड़ दिया कोई काम की वजह से, तो वो क्या होगा, ऑब्वियस फेडअप हो जाएगा एंड मेमोरी आपका ग्रेजुअली फॉरगेट हो जाएगा। एंड फॉरगेटिंग ऑकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज। फॉरगेटिंग क्यों होता है, बिकॉज आप आदत में नहीं रखते इसलिए वो फॉरगेटिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी, और कोई चीज़ को आप कहीं पर रख दिए एंड भूल गए, तो ये क्विक फेडिंग है और क्विक फॉरगेटिंग है। ठीक है, बहुत ही क्विकली हो जाता है बिकॉज आपने ध्यान से नहीं रखा था इसलिए आपने भूल गया। सो ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, और फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। तो उसके बाद फिर से चलते हैं इस पॉइंट पे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है और मेंटल इलनेस क्या है, जस्ट लाइक और बोल सकते हैं ना इसको, मेंटल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने अभी बोला था आई हैव वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न एनी स्किल और आई हैव टू डू सम वर्क विद द आर्ट गैलरी or work in art gallery. That means I have very much interested towards that artistic diagrams or artistic drawing. But suppose I have no, or I haven't
interest about wearing costly dresses or everything. So वैसे चीज़ को आप क्या करेंगे, मेंटेलिटी से आप निकाल देते हैं या फिर भूल जाते हैं. तो इंटरेस्ट के ऊपर भी कुछ कंटेंट को मिसिंग किया जाता है या फिर फॉरगेट कर सकता है. वैसे मेंटल कन्फ्लिक्ट अगर हो, मेंटल इलनेस अलग है, कन्फ्लिक्ट अलग है. दो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने शॉर्टकट लिखा था तो 2 पॉइंट में मैंने लिख दिया. जस्ट मेंटल कन्फ्लिक्ट बोलो तो सपोज आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, मेरा किसी से झगड़ा हो गया. सो मेरा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होगा. तो डिस्टर्ब माइंड, कभी भी डिस्टर्ब माइंड में आप अगर किसी से मिलने गए और कुछ हुआ तो वहाँ पे बातें जिसके साथ पहले झगड़ा हुआ था वही बातें आएगी, ना कि आप जो काम पे गए हैं वो बात याद रहेगी. सो ये चीज़ भी है कि आपका मेमोरी क्या होता है, धीरे धीरे रिटेन करना छोड़ देता है कि जो वर्क पे आप थे वो रिटेन नहीं कर पाए. मेंटल इलनेस क्या है, वो तो आप जाते हैं, न्यूरल इश्यूज हैं बहुत सारे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरल इश्यूज, जस्ट लाइक आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, बाई चांस में हेडेक के वजह से आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, या फिर मेंटली आपको शॉक लग गया, इंजरीज हो गए, इंटरनल ब्लीडिंग्स हो गए उसके वजह से, तो आप कोई चीज़ को भूल सकते हैं. नॉर्मली कोमा पेशेंट और पैरालाइज जिनको हो जाता है ये सब हो सकता है, तो उनको रिटेन करने के लिए बहुत ही इश्यूज होते हैं. तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखे हैं वो देखिए. Situations like mental conflicts or illness, people find himself unable to retain a thing in memory for a long time. अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट हो और इलनेस हो, जो भी लोग रहेंगे वो खुद ही रिटेन नहीं कर पाते, मीन्स फिर से याद नहीं कर पाते, या मेमोराइज जो उनका मेमोरी है और मेमोराइज में जो थिंग्स थे लॉन्ग टाइम तक अगर उन्होंने याद नहीं किया वो याद नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइटी, चिड़चिड़ापन. अगर नॉर्मल जाने चिड़चिड़ापन. सो एंजाइटी ऑल्सो कॉज इन एनहांसिंग फॉरगेटिंग. ऑब्वियस एंजाइटी से हम लोग बहुत चीज़ों को भुला देते हैं. गुस्से में है या फिर पूरा बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर आप चिड़चिड़ हैं तो ऐसा होता है, इसे चिड़चिड़ापन बोलते हैं हिंदी में. तो या फिर एंजाइटी आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब माइंड हो जाता है एंड जिसकी वजह से आप फॉरगेटिंग का परसेंटेज इंक्रीज होता है, मेमोरी का परसेंटेज डिक्रीज होता है. एंड इसके थ्रू क्या होता है ना, एन इंडिविजुअल फॉरगेट्स मेनी थिंग्स और डज दैम रॉन्गली व्हेन ही इज एंसियस. जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो या फिर एंसियस हो, उस टाइम पे अगर लोगों को कोई काम करने दे, आइदर वो भूल जाएंगे या फिर वो रॉन्गली परफॉर्म करेंगे. तो ये हो गया. फिर उसके बाद चलते हैं लर्निंग मेथड्स. अगर मैं स्कूल के अकॉर्डिंग चलूँ तो स्कूल के अकॉर्डिंग स्कूल में ना बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं. सपोज टीचिंग मेथड्स हेल्पफुल नहीं हुआ, आपको जो चाहिए था, बिकॉज देर इज़ ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग मेथड्स. तो लर्निंग मेथड बेस्ड ऑन द टीचिंग मेथड्स, and suppose these methods again depend on different type of environmental issues or different type of factors, just like physical factor, mental factor, emotional factor, or different type of social levels. सोशल क्लास, ऑलरेडी हमने सोशल क्लास पढ़ा था. सो सोशल क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लासेस हैं, एरिस्टोक्रेट क्लासेस हैं और डिफरेंट, आप अगर नॉर्मल जनरल एस टी एस सी ओ बी सी ये जो क्लासेस भी हैं, इनके अगर अंदर में घुसते हैं ना, तो हम लोग अगर माइंड में ये डाल दे कि वी आर नॉट सेम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लासेस, वी आर अपर क्लास, यू आर लोअर क्लास, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस क्रिएटेड ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग क्रिएट करता है. ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव थिंकिंग बच्चों को हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है कि वो चीज़ों को भूल जाए, मतलब भूलने के लिए हेल्प करता है. एंड देन द फॉरगेटिंग ऑकर्स मोर बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड्स. अगर हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा क्लासरूम में भी इन्फ्लुएंस करने लगे कि तुम्हारा क्लास ऐसा नहीं है,
तुम ग्रो नहीं कर सकते तो क्या होगा, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे लेवल में उसको हमने टॉर्चर किया एंड एक बच्चा डिस्टर्ब हो गया एंड लर्निंग मेथड्स में वो वीक रह गया, सो दैट उसका पढ़ाई नहीं हुआ। तो फॉरगेटिंग ऐसे मिसयूज होता है एंड उसके मतलब फॉरगेटिंग के जो फैक्टर्स हैं उसको ऐसे किया जाता है यूज, सो दैट फॉरगेटिंग को हम ऐसे भी वन काइंड ऑफ क्रिएट कर सकते हैं एंड बच्चों के माइंड से फॉरगेट करवा सकते हैं। तो ये नेगेटिव में था, पॉजिटिव में कोई फॉरगेटिंग होता नहीं है। हाँ, पॉजिटिव में कुछ केसेस में होता है, जस्ट लाइक अगर अच्छे से बोला जाए कि सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक हम कुछ चीज़ों को भूलना ट्राई करते हैं, जस्ट करप्शंस हो गए या फिर रेप केसेस हो गए, ऐसे मोलेस्टेशन प्रोसेस हो गए, तो एसिड अटैक हो गए, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग कुछ टाइम के बाद लोगों को बताते हैं, बट जिसके ऊपर बीता है उसको हम भुलाने को ट्राई कराते हैं। दैट मीन्स मोटिवेट करते हैं कि तुम भूल जाओ, वो बेटर है। बट ऑलवेज बोला जाता है फॉरगेटिंग नेगेटिव वे में 70% है एंड 30% पॉजिटिव वे में है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स। एक्सेसिव यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। अगर सपोज कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, दैट मीन्स वो ड्रंक है, मीन्स बहुत टाइम वो ड्रिंक करता है या फिर वो ड्रंकर है, सो ऑलवेज वो ड्रिंक करके आता है, ड्रंक रहता है, तो उसका मेंटल जो प्रोसेस है ना बहुत वीक रहेगा, बिकॉज कहा जाता है कि ये सब यूज़ करने से आपका मेंटल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है एंड हम लोग बैकवर्ड थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, माइंड में जो है उतना ही चलता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसका रीज़न भी है, साइंटिफिक थिंकिंग भी है कि उसके ब्रेन पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि अल्कोहल उसको क्या करता है, जो मेमोरी के प्रोसेस होते हैं ब्रेन में उसको स्टॉप करा देता है कुछ टाइम तक, जब तक उसका इफ़ेक्ट है, सो दैट पर्सन जो भी उस टाइम पे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में बोलता है एंड भूल जाता है। सो ये है इंटॉक्सिकेंट, जो हम लोग ड्रग्स बोल सकते हैं और इंटॉक्सिकेंट्स बोल सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी एनाल्जेसिक्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो पेशेंट्स जैसे भूल जाए उस पेन को थोड़ा उससे निकल सके, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ भी है। सो उसके बाद चलते हैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। अच्छा, यहाँ तक समझे आप लोग? क्लियर और नॉट? फटाफट बोलिए, क्लियर है? यस मैम। ओके, सो मैं थ्योरीज पे चलती हूँ। ओके, सो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। Some psychologists think that it is due to fading of memory traces or decay that happens with the lapse of time. Decay is what supposedly occur when they or when the passage of time cause us to forget. यहाँ पे 2 लाइन मैंने फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, तो क्या है बहुत इजी में बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज ये माइंड के साथ है, तो यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट हम नहीं बोल सकते, एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट के थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये जो फॉरगेटिंग मीन्स क्या है, फेडिंग ऑफ होना। दैट मीन्स आप कोई चीज़ को फेड कर रहे हो, फेडेड अप कर रहे हो, कलर जैसे हम लोग छुटा देते हैं ना, मतलब कोई ड्रेसेस को बहुत यूज़ किया तो छुट गया कलर, तो यहाँ पे ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हम मेमोराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ टाइम लैप्स के थ्रू, दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा वो चीज़ डिके हो जा रहा है, दैट मीन्स फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, और उसके ऑपोजिट में ये वर्ड यूज़ किया गया डिके। डिके को नॉर्मल अगर बायोलॉजिकल वर्ड में देखें, सो दैट मीन्स होता है कोई चीज़ को सड़ा देना, या फिर सड़ा देना मीन्स तो उसका एग्जिस्टेंस को हमने ख़त्म कर दिया, तो वैसे ही डीके यहाँ पे यूज़ किया गया कि हमने ब्रेन के जो मेमोरी थे उसको हमने क्या किया, लॉस करवाया, सो वो हट गया। द मेमोरी ट्रेस फेड्स एंड मेमोरी इज नॉ लॉन्गर अवेलेबल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेमोरी और रहेगा नहीं एंड और अवेलेबल नहीं हुआ तो वो फेड अप हो जाएगा। एंड मेमोरी को किस में काउंट करते हैं बताइए, जो ट्रेसेस उसके जो वेव्स रहते हैं, मेमोरी को भी वेव्स में अगर काउंट करें तो उसके लिए जो वन काइंड ऑफ हम मशीन यूज़ करते हैं दैट इज एनग्राम्स, ENGRAM, एनग्राम, ठीक है। सो उसके बाद हम यूज़ करेंगे द ट्रेस
decay theory of forgetting states that all memories fade automatically as a function of time. सेम पॉइंट फिर से लिखा गया है। मैम कुछ बोल रही हैं आप? हाँ मैम, बोलिए। ये जो थ्योरी ऑफ लर्निंग ये तो बुक में हमारा नहीं दिया है। हाँ, मैंने वो क्लास से पहले ये चीज़ बताया कि ये चीज़ आपका जो एक कर्व है ना, एक कर्व है, देखिए डायग्राम है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कम किया गया है, तो उसको मैं मेंशन करी हूँ, इसको आप स्किप कर सकती हैं। ये पॉइंट नहीं लिखे तो चलेगा, अभी समझने के लिए मैं बता रही हूँ बस। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, ठीक है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ओके, so the stress decay theory of forgetting states that all memories fade automatically. ये जो stress decay theory है, मीन्स ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके थ्रू ही पूरा कर्व बना है कि पहले मेमोरी हाई पीक में रहता है, बहुत ही हाई लेवल में, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, जैसे कि आप यह डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए 100% से कैसे कैसे लैप्स्ड टाइम हो रहा है। यहाँ पे बी नहीं होगा, एल होगा, थोड़ा करेक्शन करिएगा, यहाँ एल होगा, ठीक है, LAPSED होगा, लेस टाइम। दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा मेमोरी जो 100% था उसका परसेंटेज डिक्रीज होते गया एंड धीरे 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 फेड अप हो गया। यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में 2 लाइन में मैंने दिखा दिया है। तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कोई भी मेमोरी अगर स्टिमुली वेस्ट है, दैट मीन्स स्टिमुली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको भूलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई मेमोरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, दैट मीन्स आप कुछ टाइम के अंदर उसको भूल जाएंगे। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि आप जो चीज़ को बहुत रिपीटेडली पसंद करते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है, आप मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को करने के लिए, आपको वो चीज़ याद रहेगा, अदरवाइज आप वो चीज़ भूल जाएंगे। एंड इसको भूलने के लिए भी बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम का गैप चाहिए, तभी आप भूलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन था, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। So it is easier to remember recent events than those further in the past. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस, TRANSIENCE। Transience refers to the general deterioration of specific memory over time. That is, suppose आपके घर पे आज कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, आपके घर पे इसी दिन 2 साल पहले भी फंक्शन हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए आपने रिमेंबर करके रखा। सपोज आज आपके घर में फंक्शन हुआ बट 10 साल पहले इसी मंथ पे या फिर कुछ आसपास के टाइम पे भी प्रोग्राम हुआ था, तो कुछ पर्सन्स को वो याद रहेगा, कुछ पर्सन्स को वो याद नहीं रहेगा। 10 साल पहले क्या हुआ था किसको पता है? पता नहीं है। तो इस जो पॉइंट को हम बोलते हैं ना कि ये मेमोरी को हमने फॉरगेट किया या फिर मेमोरी लॉस हो गया ओवर टाइम के अकॉर्डिंग या फिर लैप्स टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंस। उस टाइम को या फिर उस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिएंस। सो ये होता है द जनरल डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मीन्स कोई चीज़ को खराब कर देना या फिर कोई चीज़ को धीरे 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 ख़त्म कर देना। सो आप स्पेसिफिक मेमोरी को हम डिटोरिएट कर रहे हैं या फिर उसको बर्बाद कर रहे हैं ओवर टाइम, दैट मीन्स फेडिंग अप कर दिया हमने। अंडर इंटरफेरेंस थ्योरी, इसके बाद और एक थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी। ये इंटरफेरेंस थ्योरी ना आपके बुक में और एक अलग नाम से है, ये नाम होगा आपका बुक में रेट्रोएक्टिव होगा एक पॉइंट। रेट्रोएक्टिव को यहाँ पे अलग से मेंशन मैंने किया है बिकॉज इसके साथ जो प्रोएक्टिव है ये भी इम्पॉर्टेंट था जो आपके बुक में है नहीं, इसके लिए इसको सेपरेट करके लिखना पड़ा, ठीक है। सो ऐसे सेपरेट थोड़ा लिखिएगा तो मार्क अच्छे मिलेंगे। सो अंडर इंटरफेरेंस थ्योरी transience occurs because all memories interfere with the ability to recall other memories. आपके माइंड में अभी कितने सारे मेमोरीज हैं?
कितने सारे मेमोरीज होंगे। ये मेमोरीज को आप क्या कहते हैं, स्टोर करके रखें माइंड में। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका मेमोरी होगा, आपके फ्रेंड के साथ आपके मेमोरी होंगे, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके कुछ मेमोरीज होंगे, आप जब बचपन में छोटे थे तब आप कुछ गेम्स खेलते होंगे, तब का मेमोरी होगा, फूड कुछ आपने पसंद किया उसका मेमोरी, कितनी सारे मेमोरीज हैं। ये सारे मेमोरीज इंटरलिंक्ड हैं, दैट मीन्स इंटरफियर करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं। सो ट्रांजिएंस ऑकर, कब ट्रांजिएंस होता है, दैट मीन्स ये जितने भी मेमोरीज हैं उनमें से कौन सा मेमोरी को आप भुला सकते हैं। दैट मीन्स जब माइंड में बहुत सारे मेमोरीज आ जाते हैं एंड उसको हम याद नहीं कर सकते, तब इस चीज़ को किया जाता है। ठीक है, इतना सारा मेमोरीज तो हम रिकॉल नहीं कर सकते, तब ट्रांजिएंस खुद ब खुद होता है। माइंड आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि कुछ हो रहा है, माइंड बहुत प्रेशराइज्ड हो रहा है, उसी पीरियड को आप समझिएगा कि आपके माइंड में ट्रांजिएंस हो रहा है। ट्रांजिएंस के तौर पे आपका कोई चीज़ आप भूलने वाले हैं। ठीक है, उस वजह से ना कुछ लोग क्या करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, बहुत कुछ लिख के रखते हैं या फिर कुछ छोड़ के रखते हैं उस वजह से। उधर के बाद मेंशन करना है कि प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। सो प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कैन impact how well we are able to recall a memory, sometimes cause us to forget things permanently. So proactive and retroactive के थ्रू, ये retroactive and proactive क्या बताता है कि कैसे हम लोग अच्छे से कोई चीज़ को मेमोराइज करें और सम टाइम जो चीज़ ज़रूरत नहीं है कैसे उसे परमानेंटली माइंड से डिलीट करें। फॉरगेटिंग मीन्स वन काइंड ऑफ डिलीटिंग, आपके माइंड से आपने उसको डिलीट किया। सो फर्स्ट में आते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन ओल्ड मेमोरीज हिंडर द एबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरीज। एक लाइन में लिख सकते हैं, लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर मैंने देखिए मार्क भी कर दिया है, उतना ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे तो आपको मार्क कर दिया है। Proactive interference occurs when old memories hinder means stop, hinder means one kind of obstacle create करना या फिर stop करना। आप कोई न्यू मेमोरीज बना रहे हैं, ठीक है, अगर ओल्ड मेमोरीज बहुत ही स्ट्रांग है तो आप न्यू मेमोरीज नहीं बना सकते। न्यू मेमोरीज बनने के लिए आपको ओल्ड मेमोरीज को पहले डिलीट करना था, बट प्रोएक्टिव में क्या हुआ, ओल्ड मेमोरीज आपको स्टॉप कर दिए कि आप न्यू मेमोरीज नहीं बना सकते। तो इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ओल्ड इंफॉर्मेशन इनहिबिट्स मीन्स ओल्ड इंफॉर्मेशन स्टॉप करते हैं एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सो इसका ऑपोजिट होगा रेट्रो वर्ड का मीनिंग होता है ओल्ड, ठीक है। सो ओल्ड मेमोरीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोएक्टिव में आपने देखा प्रो ने क्या किया कि ओल्ड मेमोरीज इतने स्ट्रांग थे कि न्यू मेमोरीज बन ही नहीं पाए, न्यू मेमोरीज को आप बना ही नहीं पाए या फिर न्यू मेमोरीज बने ही नहीं। यहाँ पे ऑपोजिट होगा, रेट्रोएक्टिव पे ऑपोजिट होगा, न्यू इंफॉर्मेशन ओल्ड मेमोरीज के जगह ले लेंगे। दैट मीन्स ऐसे कुछ वर्क होते हैं ना, सपोज आपका मेकओवर हो गया, आप वही पर्सन है बट आप ओल्ड टाइप थोड़ा दिख रहे थे, थोड़ा ओल्ड मॉडर्न हम लोग थे, सो ओल्ड मॉडल से आप अभी न्यू वे में हो गए, तो ये भी वन काइंड ऑफ रेट्रोएक्टिव है, बट रेट्रोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे ही हम लोग मेमोरीज के भी केस में चल सकते हैं। सपोज होता है कि किसी का कुछ इश्यूज हुआ तो वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो न्यू मेमोरीज उसी चीज़ के प्लेस में जाके रह जाएगा। जो ओल्ड मेमोरीज थे जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे थे उसको और थोड़ा मेकओवर करके उसी का प्लेस ले लेगा, सो दैट हम जो ओल्ड चीज़ थे उसको भूल जाएंगे एंड जो अभी आया उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल चीज़ को हमने भूल गए एंड उसके प्लेस में जो मेकओवर करके जो चीज़ आया उसको याद रखें, इतना याद करना है। उसके बाद चलते हैं सजेशंस में। सजेशंस में आपकी बुक में भी बहुत सारे सजेशन है, उसको भी मैंने यहाँ पे दे दिया है।
उसको आप ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा। सो यहाँ पे व्हेन वी स्टोर ए मेमोरी वी नॉट ओनली रिकॉल, इतना सारा नहीं चाहिए यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्यू डिपेंडेंट। हम लोग जैसे ना क्लू दो, वैसे ही है, क्यू और क्लू आप बोल सकते हैं। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, आप CUE ही लिखना है, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। इसको ऑल्सो बोलते हैं रिट्राइवल फेल्यूर। रिट्राइवल फेल्यूर दैट मीन्स हम लोग कोई चीज़ को, सपोज हम थिंक करते हैं ना, जैसे मेमोरीज को हमने डिलीट किया, फ़ोन से मुझे कोई पिक्चर डिलीट नहीं करना था, बाई चांस वो पिक्चर डिलीट हो गया, फिर भी उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकल बिन से। मीन्स उसका जो फ़ोन का जहाँ पे परमानेंट डिलीट ऑप्शन नहीं है, मतलब परमानेंट डिलीट का ऑप्शन अगर हमने नहीं दबाया है तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। बट कुछ मेमोरीज होते हैं वैसे ही माइंड में, जिसको हम अगर चाहते हैं कि फिर से वापस आए, उसको हम नहीं ला सकते, वो चीज़ वैसे ही रह जाएगा, बिकॉज उस रिलेटेड जो मेमोरीज थे एंड मेमोरीज के जो मतलब क्लूज थे या फिर उसके जो छोटे छोटे से एलिमेंट्स थे ना, हमने उसको ही फॉरगेट कर डाला। तो उसके अकॉर्डिंग क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग को हमने बोला रिट्राइवल फेल्यूर। फेल्यूर है पूरा, बिकॉज फेल्यूर टू रिकॉल इंफॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ मेमोरी क्यूज। तो मेमोरी का क्यूज कुछ भी नहीं है, जो मेमोरी को हमें रिकॉल करना था वैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम भूल गए चीज़ों को। सो ये पॉइंट को सिर्फ लिख दीजिएगा, ऊपर का जो पैराग्राफ है उसको स्किप कर दीजिएगा, ऊपर के पैराग्राफ को नहीं लिखना है, स्किप कर दीजिएगा, इसको मेंशन करके आप लिखिएगा। अभी देखिए ना कितनी सारी क्यूज हो सकते हैं, दैट मीन्स आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप के क्यूज हो सकते हैं। आप थोड़ा एक एक लाइन में लिखिए, बट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके बुक में है नहीं। सिमेंटिक क्यूज, देन स्टेट डिपेंडेंट क्यूज एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज। नाम के अकॉर्डिंग याद रखें तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अभी सिमेंटिक क्यूज क्या होता है, ये होता है ना अरेंजमेंट वाला, मीन्स पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। Semantic cues are used when a memory is retrieved because of its association with the another memory. एक लाइन बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, आप क्या करना चाहते हैं कि आप सपोज कहीं घूमने गए, तो आपके पास जो ओल्ड मेमोरी था तो वो दूसरा जगह का था, बट आपने क्या किया, वो भी एक ट्रिप है, अभी भी आप जहाँ गए वो भी एक ट्रिप है। तो सेम चीज़ों को जो आपने फॉलो किया था उसमें जो चीज़ आप भूल भी गए थे, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, होटल रूम हो गया, वो सब हम भूल जाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को माइंड में फिर से रिकॉल करना। दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट था पहले से, अगर उसको हम थ्रेडिंग अप करें, उसको फिर से हम यूज़ करेंगे अनदर मेमोरी के साथ, सो दैट वो हेल्प करेगा हमें। नेक्स्ट है स्टेट डिपेंडेंट क्यूज। स्टेट डिपेंडेंट क्यूज मीन्स ये तो कोई माइंड सेटिंग ही होगा, दैट मीन्स स्टेट मीन्स होता है आपका मेंटल हेल्थ। ऐसे जैसे कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, अभी मैं बहुत शांत हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन माइंड में होंगे ना, तभी मैं इतना बोल रही हूँ, तो वैसे टाइप। तो स्टेट डिपेंडेंट क्यूज आर गवर्न बाय द स्टेट ऑफ माइंड, ये आपका माइंड सेट करता है एट द टाइम ऑफ इनकोडिंग। सपोज आप कोई चीज़ मैसेज, सपोज आप मैसेज टाइप करें, ठीक है, जब आप मैसेज टाइप करते हैं आपका माइंड अगर मैं ब्लैंक आउट कर दूँ, आप मैसेज टाइप कर पाएंगे? ऑब्वियस नॉट। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसे आप एनकोडिंग करते हैं मैसेज के लैंग्वेज में। सो आपके माइंड में जो स्टेट था, सपोज आप किसी एक अच्छे पर्सन को लिख रहे हैं या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो उसके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अलग टाइप का होगा, तो उसके लिए आप अलग टाइप के मैसेज को टाइप करेंगे सपोज। बट उस टाइम पे आपने ड्रिंक किया हुआ है या फिर आप बहुत ही हैप्पी हैं या अपसेट हैं। हैप्पी होंगे तो आपका लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आप उसमें भी भूल जाते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा एंसियस हो या फिर अपसेट हो या फिर आपने अल्कोहल ले लिया, तो उस टाइम में भी आप कुछ टाइप किए होंगे, कुछ किए होंगे, आपको याद नहीं रहेगा। ये होता है स्टेट डिपेंडेंट, मीन्स आपका जो हालत है या फिर आपका जो माइंड का जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। मीन्स कुछ कुछ मेमोरी को हम वैसे भी चला सकते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज. इट इज डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एंड सिचुएशंस. ये कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है. दैट मीन्स आप कहाँ पे प्रेजेंट है या फिर आपका एनवायरमेंट का नीड क्या है, आपका सिचुएशन क्या मांगता है. दैट मीन्स सिचुएशन और एनवायरमेंट वन काइंड ऑफ ट्रिगरिंग मशीन है. ये ट्रिगर्ड अप करता है कि आपका मेमोरी कैसा होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में जो भी है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे. तो यहाँ पे आप यहाँ तक लिख सकते हैं एनकोडेड तक इतना हो जाएगा. दैट मीन्स देखिए डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एंड सिचुएशन मेमोरी रिट्राइवल कैन बी फैसिलिटेड और ट्रिगर्ड बाय रेप्लिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच मेमोरी वाज एनकोडेड. इतना आपको लिखना है, उससे पहले आपको नहीं जाना है. सो उसके बाद आपके बुक में और भी कुछ सजेशंस थे मैंने बोले, तो उसको लिखते हैं. जस्ट लाइक रिवीजन. रिवीजन मीन्स एक्सरसाइज. आपने पहले भी पढ़ा था एक्सरसाइज, तो आपको जहाँ तक मैंने मार्क किया उतना ही लिखना है पहले. सो थॉर्नडाइक का बहुत सारे हमने लॉज पढ़े थे. लॉ ऑफ इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट है. इफेक्ट मीन्स क्या होता है, आप अगर रेगुलरली कोई चीज़ को एक्सरसाइज में डाल रहे हैं, सपोज आप रेगुलरली योगा करते हैं या फिर आप मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं या इवनिंग वॉक पे चलते हैं, आप कोई चीज़ रेगुलर हैबिट पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा, हेल्पफुल वो होगा ही. तो वो होता है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट. थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इज क्वाइट हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. इसमें बहुत हेल्पफुल है बिकॉज बोला जाता है. उसके बाद देखिए कंटिन्यू कहाँ करना है, ये इस पोर्शन से. रिपीटेशन गिव गुड रिजल्ट्स ऑफ मेमोरी. अगर फॉरगेटिंग से वापस आना है मेमोरी तक, तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका मेमोरी स्ट्रांग बनेगा. देन नेक्स्ट है मोटिवेशन. लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ मोटिवेशन कैन बी सप्लांटेड बाय मोटिवेटिंग द चाइल्ड. अगर आपके मन, सपोज मैं एक छोटी बच्ची हूँ नहीं, बट सोच लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, लेट इट बी, मैं एक बच्ची हूँ. तो सपोज मुझे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत ही, मैं डिस्ट्रेस्ड वाली हूँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, चुपचाप बैठी रहती हूँ, ऐसा है. तो अगर कोई एक बच्चा ऐसा है तो उससे हम क्या करना चाहिए, मोटिवेट करेंगे. तो ये टीचर एंड पेरेंट्स का जेन्युइन सा प्रोसेस है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करें बच्चों के लिए, सो दैट उनकी लर्निंग में एंड डिजायर्ड मटेरियल्स में मन आए एंड वो करें. दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. सो उसके बाद है टाइम गैप बिटवीन द टू लर्निंग एक्टिविटीज. सपोज आपके पास अभी 2 वर्क है, ठीक है. एक काम को आपने आज किया और एक काम को आपने 15 डेज के बाद किया. अगर ये चीज़ में लिटिल बिट भी इफेक्ट ना हो, न्यू मटेरियल जो है उसको फर्स्ट मटेरियल के साथ हमने मैच नहीं कर पाए, तो दोनों चीज़ को हम भूल जाएंगे जल्दी, या फिर एनीवन को तो हम मिस करेंगे. तो इसलिए गिव सम टाइम गैप. दोनों चीज़ के अंदर टाइम गैप देना अच्छा है, क्योंकि पहला चीज़ होने के बाद अगर दूसरा चीज़ को आपने बिना टाइम गैप दिए किया, सो पहला चीज़ को आप भूल जाएंगे, बिकॉज उसका इम्प्रेशन आपके माइंड में सेट नहीं हुआ, सो दैट आप पहला चीज़ को भूल जाएंगे एंड सेकंड चीज़ का आपका सारा चीज़ सेटल्ड हो जाएगा. सो इसलिए टाइम गैप रखना चाहिए इन बिटवीन द 2 लर्निंग एक्टिविटीज़. सो फर्स्ट का जो लर्निंग मटेरियल्स और एलिमेंट्स हैं वो पहले सेटल्ड अप हो जाए आपके ब्रेन में, आफ्टर दैट सेकंड का आए, ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, और लेट द चाइल्ड हैव नो फियर. बच्चों को कोई चीज़ का डर नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक उनको अगर डर लगा कोई चीज़ में, वो नर्वस हो गए, तो सारी चीज़ को भूल जाएंगे. ऑब्वियस होता है ना, कहीं पे उसको स्टेज पे चढ़ा दो, बस उसको स्टेज का फियर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो सारा चीज़ भूल के ऐसे ही आ जाता है वैसा. तो लेट द चाइल्ड हैव नो फियर और नर्वसनेस व्हेन यू वांट टू हिम रिमेंबर फैक्ट्स एट अ पर्टिकुलर ओकेजन. कोई ओकेजन पे या कोई काम के टाइम पे अगर आप चाहते हैं वो चीज़ वो याद रखे, देन ये करना पड़ता है, उसके नर्वसनेस को हटाना पड़ेगा. जस्ट लाइक उसको करने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं. आर्ट मेकिंग कर सकते हैं. बच्चों को आर्ट के थ्रू बहुत कुछ हेल्प मिलता है, उनका माइंड स्टेबल होता है. वो आर्ट मेकिंग करेंगे या पजल बॉक्स को सॉल्व करेंगे, पजल गेम्स को सॉल्व करेंगे, तब उनको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड बहुत अच्छे से वो सॉल्व कर सकेंगे.
सो इतना ही है, इतने में ये पोर्शन तो ख़त्म हुआ फॉरगेटिंग का, जो मेमोरी फॉरगेटिंग।